नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश में हर तरफ 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 तलाक को मुस्लिम महिलाओं के साथ नाइंसाफी बताया है, लेकिन संघ ने 3 तलाक को मुसलमानों का अंदरूनी मसला बताते हुए कुछ सवाल खड़े किए हैं। हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संघ की मुस्लिम समुदाय को 3 तलाक पर खुद गंभीरता से सोचना चाहिए और फैसला करना चाहिए, लेकिन संघ ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी की है और कहा है कि सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून और संविधान बदलने की जरूरत है। 5 की पंचायत में आज वही सवाल उठा रहे हैं कि क्या संघ के दबाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रही है सरकार। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। ये एक तलाक का विषय जो चल रहा है वो मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज का इंटरनल प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। जिसके द्वारा समाज का नुकसान होगा, ऐसे किसी विषय को और ठीक करने का काम अगर उसमें कॉमन सिविल कोड को करना है तो उन्होंने करना चाहिए। देश में 3 तलाक पर मचे सियासी बवाल के बीच संघ ने 3 तलाक के मुद्दे को मुसलमानों की अंदरूनी समस्या बताया है। वहीं मुसलमान जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे ज्यादा खिलाफत कर रहे हैं, उसकी संघ ने वकालत की है। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के तीसरे और आखिरी दिन भैया जी जोशी ने अपनी राय रखी। 3 तलाक के जरिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने को लेकर केंद्र सरकार विरोधियों के निशाने पर है और पीएसपी से लेकर एसपी और तमाम राजनीतिक दल इसे संघ का एजेंडा बता रहे हैं। तो मायावती से लेकर ओवैसी तक कह चुके हैं कि 3 तलाक का मुद्दा मुसलमानों पर छोड़ दिया जाए। भले ही आरएसएस ने 3 तलाक पर नरम रुख अख्तियार किया है, लेकिन देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने को लेकर सुर मजबूत किए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या संघ के दबाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रही है सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो इसी सवाल पर हम आगे बढ़ेंगे। 5 की पंचायत में अपने मेहमानों से आपको मिला दूं। हमारे साथ हैं सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अभय दुबे जी, कांग्रेस के नेता, अवनिजेश अवस्थी जी, आरएसएस थिंकर है, मौलाना मकसूद अल हसन कासमी साहब है, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के चेयरमैन। सबसे पहले मौलाना मकसूद अल हसन कासमी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि संघ की तरफ से जो भैया जी जोशी ने कहा है कि 3 तलाक मुसलमानों का अंदरूनी मसला है, लेकिन लिंग भेद और पक्षपात के वो खिलाफ है। साथ ही कह रहे हैं कि अगर कुछ समाज में कुरीतियां ऐसी हैं और उनको बदलने की जरूरत है तो ऐसी इस दिशा में कानून बनाए जाने की जरूरत है। देखिए, भैया जी जोशी ने जो बात कही है, मैं उससे इस बात से पार्शली इत्तेफाक रखता हूं कि 3 तलाक ये मुसलमानों का इंटरनल मैटर है और इसको सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि कोर्ट को या सरकार को इसमें दखल देने की कोई गुंजाइश नहीं है और उसका कोई हक भी नहीं बनता। हम खुद करेंगे। जहां तक उस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी ये लॉ कमीशन के जरिए से एक खास हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से या कॉमन सिविल कोड तक से हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारा ऐतराज सिर्फ इतना है कि सिर्फ उसमें सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आप उसमें जब लॉ कमिश्नर ने क्वेश्चन आयर बनाया, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि हमारे देश में जो पूर्वोत्तर के लोग हैं उनको हमारे संविधान ने कल्चरल राइट दे दिए गए हैं, क्या वो हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे। ये तमाम चीजें हैं। इसी तरह से शराब पर अल्कोहल पर बैन है, वो पूरे देश में लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा। हमारे देश में ऑलरेडी ऑप्शनल यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। वो है कि कोई भी किसी भी धर्म को ना मानने वाला उसमें शादी कर सकता है। लेकिन पहले यह भी देखना चाहिए था लॉ कमीशन को कि उसके तहत आज तक कितने लोगों ने शादियां कराई। मैं ये कहता हूं, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के आज चैंपियन बनने, हीरो बनने, उन्होंने अपनी शादियां खुद अपने धर्म के मुताबिक उस कानून से, हिंदू मैरिज एक्ट के, मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत कराई है। ये इस बात का सबूत है, वाज़ेह सबूत है आपके देश आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ठीक है, एक लॉ बने, एक कानून बने सभी के लिए। अब चूंकि मामला यहां पर महिलाओं से जुड़ा हुआ है, आप लिंग भेद हो रहा है, ये आप भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। महिलाओं ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक मजहब में हो रहा है। अरे भाई, बाकियों में भी हो रहा है। ये सबसे ज्यादा मुखर आवाज शराब के मामले पर महिलाओं को सबसे ज्यादा पीड़ित करते हैं उनके शोहर शराब पी करके। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसमें भी लेकर आइए आप। और लॉ कमीशन क्यों खामोश है इस पर? पूछा क्यों नहीं? इस देश की शराब पीकर अगर कोई महिला को
तो इसमें लाना महिला के साथ उत्पीड़न कर रहा है तो उसके लिए कानून है। अरे भाई, सख्त सजा का प्रावधान है। कोई आदमी, लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आप तीन तलाक देकर, व्हाट्सएप पर 3 तलाक देकर आप महिलाओं को घर से बेघर कर दें, एक मुस्लिम पुरुष कई शादियां कर ले। देखिए मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। कोई जिस तरह से आपने कहा ना कि शराब पर एक कानून है, इसी तरह से कोई आदमी अगर 12 साल की 13 साल की 14 साल की लड़की से शादी कर रहा है उसके लिए भी कानून है। आप उसको क्यों नहीं कहते? कानून तो इस तरह के हैं, यूनिफॉर्म से। तो इस मसले पर आप क्यों कह रहे हैं कि कोर्ट भी हस्तक्षेप ना करे? क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कोर्ट इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि या तो आप पूरे देश में बहस कराइए और ये बताइए पूरे देश को कि कौन सा कानून इस देश के लिए बेहतर है। आप तो सीधे कह देते हैं कि बहस की भी जरूरत नहीं है। बहस कराइए, आप तो बहस को भी तैयार नहीं है। आप तो कोर्ट को चैलेंज कर देते हैं कि कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। हम इसलिए सुधांशु मित्तल जी इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। सुधांशु मित्तल जी, कि इसके बहाने एक खास धर्म को टारगेट मत करो। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ कमीशन को एक ब्रॉड क्वेश्चन आंसर तैयार करना चाहिए था और फिर देश के सामने रखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 16 जो सवाल उन्होंने तैयार किए इससे आप नाखुश हैं? हम नाखुश हैं। सुधांशु मित्तल जी, प्रत्युषी कासमी जी का अभी आपने तमाम बातचीत सुनी। मैं 3-4 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, कोई भी बात जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की होती है तो हिंदू सिविल कोड की नहीं होती है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की होती है और उसके तहत हर धर्म की जो कुरीतियां हैं उनको ठीक करने की बात होती है। अरे लोग लॉ कमीशन दूसरी बात कासमी साहब को नहीं लाए हैं भाई, वही तो हम बात कर रहे हैं। देखिए बीच में नहीं बोलते, थोड़ा बीच में नहीं बोलते, थोड़ा तहजीब रखते हैं। कासमी साहब आप तो बड़े वरिष्ठ आदमी है, थोड़ा सा तहजीब रखते हैं। जी जी जी, आप पहले। दूसरी बात, जब ये ट्रिपल तलाक का मामला आता है तो ट्रिपल तलाक का मामला ये कहते हैं धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, शरीयत का मामला है और इसमें कोई दखल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ काजमी साहब से कहना चाहता हूं कि देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैं बहुत ऑब्जेक्शन करता हूं। ये सारे इस्लामिक पाकिस्तान तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, हमारे लिए नहीं है। आप देश थोड़ा सा मेरे को हिंद कर रहे हो, पाकिस्तान की मिसाल लेकर के आपको हिंद कर रहे हो। वो पाकिस्तान जो आतंकवादी प्रोड्यूस करता है आप उसकी मिसाल हमें नहीं दे सकते। इस देश के मुसलमानों की, इस देश की आपको हिंद कर रहे हो, वापस लीजिए। आप बीजेपी वालों के लिए रोल मॉडल है पाकिस्तान, हमारे लिए नहीं है। प्रत्युष जी कैसे चर्चा चलेगी? आप ये बात पाकिस्तान की बार बार मिसाल क्यों देते हैं? क्या पाकिस्तान हमारा रोल मॉडल है आपका है? रखिए काजमी साहब, थोड़ी तहजीब रखिए। आप पाकिस्तान की बार बार मिसाल क्यों दे रहे हो? क्या पाकिस्तान से आपके ताल्लुकात हैं? क्या खुफिया ताल्लुकात हैं? आप सुन तो नहीं देते, आप बदतमीज नहीं है क्या? बदतमीज आदमी है आप। अपनी बात पूरी करें। अपनी बात करिए, दूसरे को पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं। आप हिम्मत है कासमी साहब, इसलिए कि आपने अपनी बात पाकिस्तान के हाथ से हिम्मत है सुनने की। इजिप्ट, तुनीसिया, अल्जीरिया, तुर्की, एक से एक 21 देश हैं जहां पे इन चीजों में संशोधन हुआ है। अगर ये इस्लामिक धर्म के अंदर ऐसी चीज होती जिसमें संशोधन नहीं हो सकता तो माफ करिएगा, इस्लामिक स्टेट तो संशोधन करेंगे और सेकुलर स्टेट जो है जिसके अंदर की ये हम लोगों ने अपनी महिलाओं को और पुरुष को समानता का अधिकार दिया, वो संशोधन नहीं करेगा। इससे ज्यादा आपको कोई कुतर्क लगता है क्या? फिर बात आती है, ये बात आती है तलाकुल बिदअत की। भाई सारा प्रश्न क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर रहे हैं। जिस तरह से ये तलाक दिया जाता है, क्या ये मानवीय है और इस्लाम में भी क्या ये है या नहीं है? माफ करिएगा, ये सब यहां पे भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे दायरों से ये चीजें देखना चाहते हैं, रूढ़िवाद का यहां पे ये प्रचार करना चाहते हैं और मुस्लिम महिलाओं को उनके हक से वंचित रखना चाहते हैं। अब किसी भी सभ्य समाज में आप ये चीज क्या स्वीकार्य मानते हैं क्या? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, इसलिए बहस भी हो रही है कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। अगर परंपराएं हैं और अगर उसमें कुछ गलत है तो उसको बदल दिया जाना चाहिए। इसीलिए समाज में बहस होती है। मैं आपके पास नहीं आऊंगा, अभय दुबे जी के पास चलूं उससे पहले डॉक्टर अवनिजेश, अखलाक की माँ और उसकी क्यों ये पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही है, मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि संघ के दबाव में सरकार सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ? मुझे लगता है कि प्रत्युष जी मौलाना साहब ध्यान से सुने और उन्होंने कहा ये बात कि वो भैया जी जोशी की इस बात से सहमत हैं कि मुस्लिम समाज का अंदरूनी मसला है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं है। बात यह है कि जिस सभ्य समाज में हम रहते हैं उस सभ्य समाज में आप कल्पना कर सकते हैं, आज स्वयं ये मानते हैं कि हाँ ये दिक्कत है,
या तो ये सही ठहराएं उस बात को, ये सही भी नहीं ठहरा सकते। मैं बताता हूं, मैं कहता हूं हजारों लाखों में इस तरीके की लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और अगर ये धर्म के नाम पर होता, अगर धर्म इनका कहता है, जो ये कहते हैं कि नहीं कहता, जो ये कहते हैं कि नहीं कहता, नहीं मुस्लिम धर्म जो है, इस्लाम जो है, वो तो महिलाओं की बहुत इज्जत करता है, सम्मान करता है। एक जवाब। दूसरा ये कि तमाम ऐसे देश जहां पर इस्लामिक कानून लागू है, उन्होंने ट्रिपल तलाक को भी अलग कर दिया। तो पहली बात तो ये दिमाग में साफ हो जानी चाहिए कि इसका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और अगर इस्लाम धर्म से लेना देना नहीं है तो फिर सवाल मौलानाओं का नहीं होता, ये सवाल इस बात का होता है कि हम अपने समाज को प्रगति के, विकास के, बेहतरी के ऐसा समाज, ऐसा सभ्य समाज क्यों ना बनाएं जहां पर लिंग, जाति, वर्ण, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जिस विकास की बात की जाती है, वो विकास सिर्फ आर्थिक नहीं होता, वो विकास सामाजिक भी होता है, वो सांस्कृतिक विकास भी होता है। हम उस शिखर पर पहुंचे जहां हमारा सभ्य समाज में समरसता हो, कहीं किसी तरीके की विषमता ना हो। और संघ निश्चित रूप से उस समरसता की ओर बढ़ता है, समरसता की बात करता है, तमाम तरह के वैषम्य को। अगर आप देखेंगे भैया जोशी का वक्तव्य, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ यही नहीं, तमाम तरीके की विषमताओं को समाप्त करने में संघ निरंतर गतिशील है, निरंतर प्रयत्नशील। मौलाना कासमी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस क्या कह रही है? क्योंकि 3 तलाक पर कांग्रेस का यह कहना है कि हम तो महिला सशक्तिकरण के साथ खड़े हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए कि क्या होना इसमें चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो एक बहस देश में चल रही है, अब लॉ कमीशन ने 16 प्रश्न तैयार किए हैं और जनता के पास उन 16 प्रश्नों को भेजा है, रायशुमारी की जा रही है, आपको नहीं लगता कि इस पर बहस होनी चाहिए और खुलकर बहस होनी चाहिए? सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी स्पष्ट राय रखनी चाहिए। प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ के संदर्भ में तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव तक एक सीमित एक मुद्दा है। मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित करना चाहता हूं। जब हिंदू कोड बिल आया था, इसी प्रकार की जो कुरीतियां थी मनुस्मृति के माध्यम से, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ का क्या रुख था, ये पूरे देश ने देखा। उसके बावजूद दृढ़ता से बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल लेकर आए। जब बाबा साहब अंबेडकर से इस संदर्भ में पूछा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स था, चूंकि अब उसमें आर्टिकल 12 में स्टेट्स में राज्यों की भी व्याख्या की गई है, उस पर नहीं जाना चाहता। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत अच्छी व्याख्या की। उन्होंने कहा मुस्लिम भाइयों से भी कि चूंकि 37 के पहले सेंट्रल प्रोविंस और नॉर्थ प्रोविंस में शरिया का कानून नहीं था और हिंदू कानूनों से ही सारे देश की जनता हिंदू मुस्लिम गवर्न होती थी। जब 37 में शरिया का कानून लाया गया तो वो मैंडेटरी नहीं था, ऑप्शनल था। जो उसके दायरे में आना चाहते हैं वो सेक्रेटरी स्टेट होम को अपना शपथ पत्र देते थे और उस कानून को माना जाता था। बाबा साहब अंबेडकर ने यह व्याख्या की कि सिर्फ इस देश के नागरिक होने के नाते कोई कानून मुस्लिमों पर थोप नहीं दिया जाए, इसलिए भविष्य में जब भी देश इस कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगा तो वो इस बात का ध्यान रखे कि वो मैंडेटरी ना हो, ऑप्शनल हो, और उससे उसकी शुरुआत उस कम्युनिटी की सहमति से उनके अंदर चर्चा कराकर की जाए। यही बात जो ट्रिपल तलाक का आज विषय देश भर में सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से या प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इसकी व्याख्या करने पर आमादा हैं, तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का प्रादुर्भाव तो ही सुधार के लिए हुआ। उसके पहले की सारी लड़कियों की कंसेंट नहीं ली जाती थी विवाह में, वो प्रारंभ हुआ। पहले तो मुस्लिम लड़कियों के लिए विवाह का तलाक का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन मुस्लिम विधि 1939 में उसका भी प्रावधान आया। तो ये सुधारवादी प्रक्रिया है जो मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब ने प्रारंभ की, और ये भ्रांतियां भी दूर कर देनी चाहिए कि एसएमएस के जरिए या फोन के जरिए या एक साथ 3 तलाक, उसका समय है 2 तलाकों के कहने के बाद का समय है जिसमें अलग अलग रहना होता है। कई लोग इसे तलाक के बाद कई लोग कहते हैं कि भ्रांतियां, ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जहां पर महिलाओं को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मोबाइल पर एसएमएस करके तलाक कह दिया जाता है और उनको घर से बेदखल कर दिया जाता है। इसलिए इसको लेकर बहस हो रही है। ये बात अब समाज को स्वयं को भी इस बात को पर पुनर्विचार करना चाहिए कि वो आधी आबादी के। सुधांशु जी जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु जी, नहीं सकते मुझे आज नहीं तो कल।
प्रत्युष जी, हाँ प्रत्युष जी, अभी अभय जी ने बात करी। अभय जी, तलाकुल बिदर क्या होता है? उसके अंदर 3 बार तलाक कहने से तलाक होता है। नहीं पता हो तो पता लगा लीजिए। और कम से कम इनके हनीफी, इनके शाफी, ये मुस्लिम हम्बली, ये मुस्लिम विधियां लेकर मैं बैठा हूँ स्कूल है सुधांशु मित्तल थियोलॉजी जी। के, सबने, मैं बोल लूं जरा, मैं थोड़ा सा खत्म कर लूं, उसके बाद जो आपको बोलना बोल लीजिएगा, मैं बीच में नहीं टोकता। इनके थियोलॉजी के जितने स्कूल हैं, इन्होंने इसको वैलिड माना हुआ है। आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जब तक इस तरह की कुरीतियां, ये प्रथाएं ऐसी जिसमें कि महिलाओं का शोषण हो, रात को महिला सोई और जागी तो पता लगा तलाक हो गया, ये किस सभ्य समाज में स्वीकार्य होना चाहिए? और मैंने कहा ये इस्लाम से अगर जुड़ा होता तो फिर ईरान में क्यों हो गया, इराक में क्यों हो गया, वहां इजिप्ट में क्यों हो गया, तुनिशिया में क्यों हो गया, टर्की में क्यों हो गया, मलेशिया में क्यों हो गया, इंडोनेशिया में क्यों हो गया? एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसे हम एक मजहब के चश्मे से, धार्मिक चश्मे से इसको देखने की जब कोशिश की जाती है, तब वहां पर सवाल उठता है हिंदू और मुस्लिम का। साहब, आप हमारे कोड में आप दखल नहीं दे सकते, ये हमारा धार्मिक मामला है। अब निजेश जी, मैं आपके पास जाऊं उससे पहले काफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये मित्तल जी जो कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के बड़े हितैषी हैं। जो आप बात कर रहे हो तलाक बिदा की, ये सबसे बदतरीन तरीका है तलाक का, और इस पर सजा का भी प्रावधान है, और इसको ठीक किया जा रहा है। लेकिन ये इसके इतने केस नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है, मुझे बीच में मत बोलो भाई, आप बीच में आप भी बोल रहे हो ना, आप बीच में बोलो। जब से देश आजाद हुआ है आज तक सिर्फ 500 ही केस आप इकट्ठे कर चुके हैं। हमारा कहना यह है कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। महिलाओं को राजस्थान में हिंदू धर्म के अंदर हिंदू लोग 5 साल की 6 साल की बच्चियों का शादी कर देते हैं, और वो रोजाना सैकड़ों, हर साल में सैकड़ों जिनकी तादाद है उस पर भी लाइए। और रोजाना औरतों को जो आप जहेज के नाम पर मार दिया जाता है, दहेज प्रथा को लेकर कानून है, बाल विवाह को लेकर कानून है, मेरा कहना है हिंदू सिविल कोड में बहु विवाह को लेकर कानून है, सती प्रथा को लेकर कानून बन चुका है। सजा है, आप ये कह रहे हैं कि हमारे मामले में तो आप कानून बनाकर क्या करेंगे जब कानून पिछले कानून काम नहीं कर रहे? मौलाना साहब, आप जैसे कुतर्क वाले लोगों ने, जिन्होंने की अपने धर्म के भेष में अपनी जाति बना रखा है महिलाओं के, उन्होंने इस देश को नुकसान कर दिया। मौलाना साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 5 दिन पहले कि अगर लड़की हिंदू, एक लड़की जो है वो अपने शोहर के साथ, उसके माँ बाप के साथ रहने के लिए राजी नहीं थी, तो उसको जबरदस्ती उसको तलाक दिलवाया गया। ये क्या ये औरत के साथ जुल्म नहीं है? क्या ये क्रूएलिटी नहीं है? नहीं, जबरदस्ती तलाक नहीं दिलवाया गया। दोनों मौलाना साहब आप सुन लीजिए। मौलाना साहब आप सुन भी लीजिए। मौलाना साहब आप सुन भी तो लीजिए ना। आपके हिसाब से कि देश में एक कानून है कि हत्या अगर कोई करता है तो उसको सजा मिलेगी, उसके बावजूद हत्याएं होती हैं, तो इसका मतलब वो कानून नहीं बनना चाहिए था। आपके तर्क से तो कोई कानून होना नहीं चाहिए, क्योंकि कानून के बावजूद वो सब काम होते हैं, जुल्म होते हैं। आपको ये मालूम नहीं कि जुल्म के कारण ही कानून बनते हैं। कानून बनता है इसलिए क्योंकि वो जुल्म है, और आपका पूरा तर्क इस बात पर है क्योंकि जुल्म फिर भी होते हैं, इसलिए कानून नहीं बनना चाहिए। मौलाना साहब अब आप बीच में मत बोलिए। मौलाना साहब नहीं कर रहा, आप दूसरों को कह रहे थे, अब आप बीच में मत बोलिए। जी बोलिए। आप बीच में मत बोलिए। मौलाना साहब, आपका पूरा तर्क इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आपका पूरा तर्क इस बात पर है कि बाल विवाह भी हो रहे हैं, इसलिए कि जो हो रहा है उसके लिए कानून, जो हो रहा है उसी के लिए कानून बनेगा। एक बात, नंबर एक बात फिर से मैं ये कहूंगा कि ये कानून संविधान में समय की कमी है, समय की कमी है, इसलिए मैं सिर्फ एक बात, 10 सेकंड में बोलूंगा। स्वयं आगे आना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वयं मुस्लिम समुदाय को आगे आकर कहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी पुरुष हैं हम करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो चिंता व्यक्त की है, इस देश को ऐसे लोगों से बचाइए। चलिए, समय खत्म हो चुका है, हमें इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News 24।